हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट. So now today I'm gonna start a new topic, that is transfer of heat. So heat is nothing but the form of energy, as you all know. So in transfer of heat के तीन methods होते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, उन्हीं को हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे आज. सो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन में क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट हैविंग एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. जैसे कि आपको पता है कि आपके पास अगर कोई आयरन रोड है, अगर आप उस आयरन रोड के एक सिरे पे यानी एक पार्ट पे हीट करते हो तो वो हीट इवेंचुअली ट्रेवल करते करते आपके दूसरे पार्ट पे भी पहुंच जाती है. ठीक, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ये आपने देखा, जो हीट ट्रेवल कहाँ से कहाँ करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ट्रेवल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर. ठीक, जो आपका लास्ट सिरा अगर आप देखिए, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रोड, आयरन रोड. अगर आप यहाँ इसको हीट कर रहे हैं तो पहले हीट यही थी, यही पोर्शन इसका गर्म था, लेकिन आफ्टर टाइम टी अगर आप देखेंगे तो इवेंचुअली आपका जो सा ये लास्ट कॉर्नर है आपकी रोड का, वो भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. ठीक, सो यहाँ क्या हीट ने ट्रेवल किया तभी तो आपका जो सा ये लो टेम्परेचर रीजन था, इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? हाई हो गया. टेम्परेचर इज द क्राइटेरिया थ्रू विच यू कैन डिसाइड कि हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन, राइट. तो अब ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ है, इसमें जो पार्टिकल्स थे रोड के, वो एक्चुअली मूव नहीं किए, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, और अपनी वाइब्रेशंस को फिर सेकंड पार्टिकल पे ट्रांसफर कर रहे हैं. इसी तरह जो सेकंड पार्टिकल है अपनी वाइब्रेशंस को थर्ड पार्टिकल पे ट्रांसफर कर रहा है, और इवेंचुअली होते 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 वो लास्ट पार्टिकल जो कॉर्नर बी पर है, वहां तक जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है. और जो इवेंचुअली ये जो ट्रांसफर है वो कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि इन दोनों सिरों पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जीरो ना हो जाए, या मैं कहूँ द टेम्परेचर एट पॉइंट ए जो है वो इक्वल टू द टेम्परेचर एट पॉइंट बी ना हो जाए, तब तक जो ये हीट ट्रेवल करती रहेगी. तो इसी जो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड. तो इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन अ डायरेक्शन ऑफ लो टेम्परेचर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स. ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या है? हीट फ्लो इन एन आयरन रोड. इसमें भी यही था कि आपका जो हाई टेम्परेचर से रीजन से आपकी जो हीट है वो कहाँ तक पहुंचती है? लो टेम्परेचर रीजन तक. ठीक, टिल द टाइम द टेम्परेचर डिफरेंस बिकम जीरो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, ये क्या है? कन्वेक्शन मेथड है. कंडक्शन मेथड के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो एक्चुअली ट्रेवल नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी जो वाइब्रेशंस हैं, जो हीट एनर्जी है, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के साथ टकरा करके, कोलाइड करके ट्रांसफर कर रहे थे. ठीक, सो दैट वाज कंडक्शन. लेकिन कन्वेक्शन के अंदर क्या है? पार्टिकल खुद उठ करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा और हीट को ट्रांसफर करेगा. सो इसका जो एग्जाम्पल है, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम to the another part of the medium by the actual movement of the heated particles of the medium. और कन्वेक्शन के एग्जाम्पल क्या है? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. ये आपने क्या है छोटी क्लासेस में पढ़े भी होंगे. क्या होता है कि जब हम बीच एरिया की बात करते हैं, बीच एरिया में क्या होती है? जब हीट पड़ती है ना, तो जो सैंड है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. गर्म होने के कारण क्या है? वो हल्की हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है हीट लगने के कारण, और वो क्या करेगी? ऊपर मूव करना शुरू कर देगी. ठीक, और उसकी जगह ऑफकोर्स जो हवा है वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, और वो कहाँ? अपवर्ड मूव करेगी. अपवर्ड मूव करने के बाद वो जो पोजीशन वेकेंट हुई है उसे कौन फिल कर लेगा? जो ब्रीज किसकी तरफ से आ रही हैं? सी की तरफ से आ रही हैं. ठीक, सो इस तरह हम कहेंगे कि सी ब्रीज फ्लो कर रही हैं. और लैंड ब्रीज में भी इसी तरह ही होता है. तो हम कह सकते हैं कि इस कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या है? पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. रेडिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर. इसमें क्या होता है? ये सिंपल सा एग्जांपल है. सनलाइट आप तक कैसे पहुंचती है? वो क्या है? रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है. हम कहते हैं ना सन रेडिएशंस, तो वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंचती है. हमारे बीच में कोई मीडियम नहीं होता. ठीक, और ना ही वो बीच के मीडियम को हीट करती है. इंटरव्यूनिंग मीडियम जो सा बीच में है हमारे, वो भी हीट अप नहीं होता. So it is a third type of mode of transfer of heat from the source to the receiver. इसमें source क्या है? sun है, और receiver क्या है? we people, earth. Without any actual
movement of the source or the receiver and also without heating the intervening medium. For example, heat from the sun comes to us through radiations. रेडिएशन में क्या होता है कि इन्होंने बता दिया कि आपका रिसीवर होता है और जो सोर्स होता है उनके बीच में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, और वो ना ही दोनों एक्चुअली कॉन्टैक्ट के अंदर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपका अर्थ है वो बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट विद द सन है तभी उसकी जो रेज हैं वो पहुंचेंगी सन तक, अर्थ तक, सॉरी, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि जो इनके बीच का मीडियम है, मान लीजिए उसको एयर ही हम कंसीडर करके चलते हैं कि इंटरवीनिंग मीडियम जो है वो एयर है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक। तो रेडिएशंस क्या करती है, उसको गर्म नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट आपके सरफेस पे आती हैं, महसूस होती हैं आपको जो गर्मी होती है। सो दिस इज द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड रेडिएशन। तो ये 3 टाइप थे। कंडक्शन के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती थी, उसमें सिर्फ वाइब्रेशंस जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे थ्रू कोलाइडिंग पार्टिकल्स, ठीक। और सेकंड, कन्वेक्शन में हमने देखा पार्टिकल्स खुद मूव करते थे, तभी जो आपकी जो हीट है वो ट्रेवल करेगी या ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थर्ड केस में हमने देखा कि ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना तो पार्टिकल्स को मूव करने की ज़रूरत है, ना ही वाइब्रेशंस को मूव करने की ज़रूरत है, ना ही पार्टिकल और आपके जो सोर्स या रिसीवर के बीच में कोई एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बिना भी जो आपकी हीट है वो क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर। और ये जो थर्ड टाइप था हमारे पास था रेडिएशन। अब हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ एक्चुअली नथिंग, किसी भी सॉलिड की अगर मैं एबिलिटी की बात करूं कि कितनी हीट को वो पास कर सकता है अपने अंदर से, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और आपको पता है कि मोस्टली मेटल्स के पास ये क्वालिटी होती है, लकड़ी तो नहीं करती कि हाँ, वुड से तो कभी भी आपकी हीट एनर्जी क्रॉस नहीं करती, वो तो जल जाएगी, आप उसको हीट करोगे, है ना, या नहीं भी जलेगी तो भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। लेकिन आयरन रोड या कोई और मेटल की रोड है तो वो जो सी है उस केस में आपकी जो हीट है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। हर मटेरियल की अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हर मेटल की अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। यानी ये किस बात पे डिपेंड करती है कि उस मेटल या उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि वो किसी भी हीट एनर्जी को अपने अंदर से पास करा सकता है। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, दे आर नोन फॉर गुड कंडक्टिंग क्योंकि दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट वेरी इजली एंड इन अ वेरी गुड क्वांटिटी। अब अगर हम बात करते हैं थ्योरी में ही, आपने जैसे व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज हीटेड, हीट फ्लोज फ्रॉम कंडक्शन फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। यही आपने जब मेटल रॉड के किसी एक पोर्शन पे हीट दी तो वो क्या होगी, थ्रू कंडक्शन हीट जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रेवल करेगी। इसी प्रोसेस में क्या होता है कि ईच क्रॉस सेक्शन रिसीव हीट फ्रॉम द इज एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन टुवर्ड्स द हॉट एंड। हीट आपकी यहाँ से ट्रेवल होना शुरू हुई, ठीक। एवरी क्रॉस सेक्शन विल रिसीव द हीट एंड इवेंचुअली इट विल रीच टू द नेक्स्ट एंड, यही होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अ पार्ट ऑफ रिसीविंग इज स्पेंड इन रेजिंग द टेम्परेचर। आपको कैसे पता लगता है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक। आपने कह दिया कि जी मेटल रोड है, इससे तो हीट ट्रांसफर हो रही है, बट हाउ डू यू कम टू नो, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पता लगता है कि जब उसका टेम्परेचर रेज हुआ, उसका टेम्परेचर अप हुआ, हीट आपको पता लगा कि ओके हीट ट्रांसफर हो रही है। तो उन्होंने कहा यही जो ट्रांसफरिंग हीट है वो क्या करती है कि आप जैसे जो रिसीविंग एडजेसेंट आपका क्रॉस सेक्शन है उसकी हीट को अपवर्ड करती है, उसकी हीट कंटेंट को बढ़ाती है। एंड अ पार्ट ऑफ हीट रिसीविंग इज स्पेंड इन रेजिंग द टेम्परेचर एंड रेस्ट ऑफ द हीट इज कंडक्टेड टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन टुवर्ड्स द कोल्डर एंड। यानी इसी हीट का एक पोर्शन क्या करता है, अ पार्ट ऑफ द हीट वो क्या करती है, इट रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड जो सेकंड पार्ट ऑफ द हीट है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हीट है वो क्या करता है, इस हीट को नेक्स्ट आगे रोड में कंडक्ट कराने में मदद करता है। सो अब हमें पता है कि द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजिंग, तो रोड इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्टेट। अभी आपकी कंडक्शन की प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में आपकी क्या है, हीट ट्रेवल हो रही है और हर सेकंड आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है हर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड के अंदर। तो इस स्टेट के अंदर हम कहेंगे कि जो आपकी रोड है वो क्या है, वेरिएबल स्टेट के अंदर है, मतलब अभी उसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक।
अब वेरिएबल ही स्टेट के अंदर जब आपकी रोड या मटेरियल होता है तो उसकी जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। स्पेसिफिक हीट भी चेंज होती है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी चेंज होती है, और दोनों ही अपना क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें स्पेसिफिक हीट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर्स डिसाइड कर देते हैं कि आपने कितनी हीट प्रोवाइड की जस्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल तो हम पढ़ ही रहे हैं, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। अब जो आप ये दोनों फैक्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी कंडक्शन ऑफ हीट के अंदर। हाउ? जो आपका स्पेसिफिक हीट है उसकी क्या ड्यूटी होती है या उसका क्या रोल होता है? वो टेम्परेचर को रेज करता है। और जो दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट को एक एंड ऑफ द मटेरियल से दूसरे एंड तक लेकर के जाने में थर्मल कंडक्शन की ही जो सबसे बड़ा रोल होता है। आफ्टर सम टाइम आपने देखा, आप हीट इवेंचुअली क्या था, आप हीट देना शुरू करते हो, टेम्परेचर रेज होना शुरू होता है, और ये जो टेम्परेचर रेज होने के साथ साथ क्या ये हीट जो सी है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे ट्रैवल करना शुरू करती है आपकी रोड के अंदर, मेटल रोड या मेटल मटेरियल के अंदर। फिर एक पोजीशन ऐसी आती है जब जो हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है ना रोड का, वो कांस्टेंट हो जाता है। इट मीन्स नो मोर हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब रोड का थ्रू आउट जो टेम्परेचर है वो सेम हो चुका हो। अभी तक आपकी जो हीट फ्लो कर रही थी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि दोनों एंड्स के ऊपर क्या था, टेम्परेचर का डिफरेंस था। ए पे जहाँ आप हीट कर रहे थे वहाँ हीटिंग ज़्यादा थी, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, ठीक। और यहाँ जब बी एंड था उस पर जो टेम्परेचर है वो क्या था, कम था, कोल्डर एंड है ये। तो इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट को कंडक्ट करता है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है मेटल्स की। तो अब ये क्या करेंगे, इसी हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, कंडक्ट करेगा, और ये कंडक्ट होती होती कहाँ तक पहुंचेगी, एंड बी तक पहुंचेगी। हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम यही बात कर रहे हैं। और इस दौरान जितने भी क्रॉस सेक्शन है ना, उस सभी क्रॉस सेक्शन को ये हीट करती चली जाएगी। और ये जो हीट है हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो रही है, कब तक होती रहेगी? ये तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों एंड्स का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, या हम कहें कि थ्रू आउट द रोड जो टेम्परेचर है वो फिक्स ना हो जाए, एक तरह का ना हो जाए। और उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। एक बार जब आपकी स्टेडी स्टेट अप्रोच हो गई या रीच हो गई, उसके बाद जो आपका कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि अब जो टेम्परेचर है थ्रू आउट द रोड वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक। और इससे पहले जब आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, है ना, तो हम उस टाइम कहते हैं कि जो आपकी रोड थी इट वॉज इन वेरिएबल स्टेट, कि जो इसका टेम्परेचर था वो वेरी कर रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था ग्रेजुअली। फिर एक स्टेज ऐसी पहुंची जब जो टेम्परेचर था थ्रू आउट द रोड वो कांस्टेंट हो गया, जितना हीट ट्रांसफर होनी थी हो चुकी, और उस स्टेट को हम लोगों ने क्या बोला, स्टेडी स्टेट। तो आपकी जो स्टेडी स्टेट के अंदर जब कोई भी मटेरियल होता है तो उसमें स्पेसिफिक हीट का रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी ही एक अकेला इफेक्टिव फैक्टर होती है स्टेडी स्टेट के अंदर। अब हम इसी पे एक डेरिवेशन करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगुलर बार ले लिया सॉलिड का विच इज इन स्टेडी स्टेट। लेट द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द सेक्शन ऑफ द रोड बी मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर। रोड नहीं मतलब रेक्टेंगुलर, आपके पास एक रेक्टेंगुलर मटेरियल है, उसके क्या है, हमने दो फेसेस लिए हैं, हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। दोनों फेसेस का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में है इनके, कि दोनों फेसेस का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। कि ये जो फेस 1 है उसका टेम्परेचर है कैपिटल डी, और जो फेस 2 है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, टी प्लस डेल्टा टी। दैट इज डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन दीज टू फेसेस। और इसमें जो ये कैपिटल क्यू है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफरिंग फ्रॉम द phase second to phase 1, because phase 2 is at higher temperature, so heat will always travel from higher temperature towards the lower temperature, and delta x is nothing but the difference between these two phases, ठीक। तो T को हम जो सा ये phase 1 है विच इज एट टेम्परेचर T, कोल्डर फेस हम क्या कर सके कंसीडर कर सकते हैं,
और जो आपका T प्लस डेल्टा T है विच इज़ बिट एट हायर टेम्परेचर देन T, तो इसे हम हॉटर एंड या हॉट फेस क्या कर सकते हैं, कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो नाउ हीट इज कंडक्टिंग थ्रू द सॉलिड फ्रॉम हॉट फेस टू द कोल्ड फेस, यानी आपको पता है हीट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ जाती है, ठीक। सो लेट डेल्टा क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द सॉलिड इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो रेट ऑफ कंडक्शन हम लोग हीट का क्या लिख सकते हैं कि एट एनी टाइम टी आपकी जो हीट है वो कितनी कंडक्ट हो रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, कंडक्शन क्या है, इट इज गिवन बाय द रेशियो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफरिंग इन टाइम डेल्टा डी टी। तो अब ये देखा गया, इट इज फाउंड दैट दिस रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द area of cross section of the faces, difference in the temperature between the two faces, that is delta T, and it is inversely relation to the distance between these two faces. इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आएगा, जो कंडक्शन है, रेट ऑफ कंडक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस किया, और इवेंचुअली हमारे पास ये जो से वैल्यू है दैट इज रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट वो इस तरह की आई है, वेयर के इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और जो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज फॉलिंग विद द डिस्टेंस, और हाउ मच टेम्परेचर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज देयर विद द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस। नाउ अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट ले लूँ, उसके बाद डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट को भी यूनिट लेकर के चलूँ, और इन तीन दोनों पैरामीटर को अगर मैं जो मेरा रिलेशन था उसमें पुट करती हूँ, फाइनली मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू के, क्योंकि जो आपका कॉफिशिएंट था जो आपने इंट्रोड्यूस किया था वही रह जाएगा, बाकी जो पैरामीटर्स दो थे उनको आपने क्या कर दिया, यूनिट कर दिया। तो उस केस में उसके बाद आपके पास जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसका जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी, और आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द सॉलिड, बिकॉज यू हैव टेकन द एरिया यूनिट पर यूनिट एरिया, ठीक, और पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द सॉलिड। और जिसके यूनिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी था, के को आपने किस रिलेशन से एक्सट्रैक्ट किया है, लेट मी शो यू। ये जो रिलेशन था यहीं से हमने क्या किया है, के की वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया है, और क्या आया आपके पास, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा कैपिटल टी इंटू 1 अपॉन ए। तो यहाँ आप इस पैरामीटर्स में क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा क्यू की जगह हीट है क्योंकि जूल होगी, टाइम पर सेकंड होगा, एरिया मीटर स्क्वायर इंटू जो आपका डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है विच इज़ इन कैल्विन, एंड डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस विच इज़ इन मीटर। तो आपके पास इवेंचुअली ये यूनिट आ जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें ये तो थी हमारी कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्शन क्या होती है, और उसके लिए जो हमने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी था उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन ने, अब तक हम ये देखते आ रहे थे कि देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द अदर पोर्शन ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू पोर्शन या टू पार्ट ऑफ द बॉडी। अब न्यूटन ने कहा कि कितनी जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है उसके ऊपर अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया। न्यूटन्स लॉ क्या कहता था कि it states that the rate of loss of heat of body is directly proportional to the difference in the temperature of the body and the surrounding। न्यूटन ने कहा कि कितनी हीट ट्रांसफर, एक बॉडी है आपके पास है ना, एक सिस्टम है आपके पास, और आपके पास क्या है, सराउंडिंग है, दोनों के बीच में। अब सिस्टम और सराउंडिंग का वही वाला थर्मोडायनेमिक्स वाला हिसाब होता है। सिस्टम क्या होता है, समथिंग अंडर आर कंसिडरेशन, जिस पे हम काम कर रहे हैं उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे, बॉडी कहेंगे, है ना, विच इज़ अंडर आर इंटरेस्ट, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं।
और जितनी भी चीज़ें उस सिस्टम के बाहर हैं, है ना, जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरह बॉडी जो इन्होंने ली वो भी एक सिस्टम को ही कहा है। तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ लूज ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी कितनी हीट लूज करेगी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। यानी जितना टेम्परेचर डिफरेंस उस बॉडी और सराउंडिंग के बीच में होगा, उतनी ही हीट जो है वो लॉस करेगी या ट्रांसफर करेगी टू द सराउंडिंग। और इन्होंने एक और कंडीशन लगा दी कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग शुड बी स्मॉल, इट शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4000 डिग्री का या बहुत है ना लंबा चौड़ा डिफरेंस है बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये सिर्फ इन्होंने कहा मैक्सिमम जो डिफरेंस अलाउड है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस यानी अगर आपकी बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है, 80 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी जो सराउंडिंग है, बाहर का एरिया है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस या गैप कितना रहे, 40 डिग्री सेल्सियस का रहे। ठीक, और जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा, जितना डिफरेंस होगा, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस को वो क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, उतनी ही हीट को क्या करेगी, लूज करेगी, उतनी ही हीट को ट्रांसफर करेगी। सो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ही हैज कंसीडर्ड अ बॉडी of mass m, specific heat s and a temperature T, which is kept at a place and the temperature of the surrounding is taken as T naught, where T is greater than T naught। ये तो आपको इनिशियल से ही पता है कि जिस जगह से हीट ट्रांसफर होनी है उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। यहाँ न्यूटन्स लॉ के अंदर हम जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करा रहे हैं, फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, या कह सकते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द सराउंडिंग। तो ये नेसेसरी है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सराउंडिंग, तभी जो हीट है वो फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग फ्लो करेगी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मान लीजिए बॉडी का भी मैंने 40 डिग्री सेल्सियस रख लिया, आगे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही रहा, तो क्या होगा, हीट फ्लो ही नहीं करेगी। हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये तो स्टेडी स्टेट में आ गई। स्टेडी स्टेट में ही हमने कहा था ना कि हीट तब तक फ्लो होती रहती है जब तक कि दोनों सिस्टम्स का या दोनों जगह की जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। तो अब ये ना तो टेम्परेचर कम होने के कंडीशन में हीट फ्लो होगी, ना टेम्परेचर अगर बराबर है तब हीट फ्लो होगी। तो हीट फ्लो करने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो आपकी बॉडी है या जो आपका सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो आपकी हीट फ्लो होगी। और हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम द बॉडी हैविंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। तो हमने इसमें यही किया, हमने एक बॉडी ली जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, और जो उसका टेम्परेचर है वो T है, और इसे ऐसी जगह पे रखा गया है इस बॉडी को जहाँ का टेम्परेचर यानी उसके बाहर का जो टेम्परेचर है बॉडी के वो कितना है, T नॉट है। यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर T ग्रेटर है देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, दैट इज T नॉट। सो अब क्या होगा, बॉडी हीट लूज करेगी ऑब्वियस। So let dq be the amount of heat lost by the body in time dt to the surrounding। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि the rate of heat lost by the body is directly proportional to the difference in the temperature of the body and the surrounding। अब माइनस क्यों आया यहाँ, माइनस इसलिए आया कि हीट लूज हो रही है, तो इसीलिए इसके लिए हमने यहाँ माइनस इंडिकेट किया है ना, कि वो डिक्रीज हो रही है। तो डी क्यू बाई डी टी इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट या अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसकी प्रोपोर्शनल थी, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो अगेन वही प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस किया और ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। अब हमें पता है क्यों जो हीट है वो किस किस पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द मास, एस इज द स्पेसिफिक हीट एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इनके मल्टीपल से हमारे पास क्या आती है, हीट क्वांटिटी आती है। ठीक, तो इसी क्यू को हमने क्या किया, यहाँ डी क्यू की जगह इसको सब्सटीट्यूट किया। करने के बाद हमने क्या की, रीअरेंजमेंट की है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। डी कैपिटल टी को हमने सिर्फ यहाँ रखा, विच वॉज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और एम एस को हम लोग के साथ ले आए। ठीक, अब ये के एम एस क्या होगा, इसे हमने एक और कांस्टेंट कैपिटल के का नाम दे दिया।
क्योंकि इसमें क्या था, ये जो के था स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटी, ये भी आपका जो कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी था, तो ये भी क्या था, कांस्टेंट था। मास था बॉडी का, चेंज नहीं हो रहा, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट जो है बॉडी के लिए वो भी क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स क्या थे, कांस्टेंट थे। इन्हें कंबाइन करके हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कैपिटल के। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा माइनस टी अपॉन कैपिटल स्मॉल टी इज इक्वल्स टू के ई माइनस टी नॉट। तो अगर हम देखें तो ये दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, या यू कैन से दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द सराउंडिंग। तो फ्रॉम वन वी हैव दिस, हम लोग इसे थोड़ा रीअरेंज करके वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और ये जो इक्वेशन है वो किसे डिपिक्ट कर रही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें m क्या होता है आपका, स्लोप होती है, c क्या है आपका, इंटरसेप्ट है। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो कर्व आएगा आपका पास, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारा, हमने बात की थी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। अब बात करते हैं थर्मल रेडिएशंस की। थर्मल रेडिएशन क्या होती है, दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हीट एंड वार्म। ठीक, दे आर एमिटेड बाय अ बॉडी विच इज एट टेम्परेचर अबव देन दैट ऑफ द जीरो के। कोई भी बॉडी हो, अगर इसका टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है, इट विल एमिट द रेडिएशंस। और जो थर्मल रेडिएशंस एमिट होंगी, जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। और ये जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे और नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है उसका नेचर कैसा है। नाउ द वेवलेंथ ऑफ द थर्मल रेडिएशन रेंजेस फ्रॉम 1 mm टू 700 nanometer, sorry. They belong to the infrared radiations of electromagnetic spectrum. That is why thermal radiation is also called as infrared radiations. इंफ्रारेड रेडिएशंस, आपकी सनलाइट की भी अगर हम लोग बात करें, हमें गर्मी क्यों महसूस होती है उनके अंदर, क्योंकि उनमें क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। और जो इनकी वेवलेंथ रेंज है वो कितनी है, 1 mm से 700 नैनोमीटर nm। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दैट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी medium for their propagation and in which electric and magnetic field vector are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation of wave। तो इसीलिए जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं वो थर्मल रेडिएशंस भी शो करेंगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगी। दैट इज दे ट्रेवल अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन अलोंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे नीड नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दे डू नॉट हीट द इंटरवीनिंग मीडियम थ्रू विच दे पास एंड दे फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि आपका जो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ किस किस चीज़ में रिलेशन बताता है, एक आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट और जो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। यानी इन्होंने कहा कि योर इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। यानी जितना डिस्टेंस, जितना आर कम होगा उतनी ही आपकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ज़्यादा होगी। यानी सोर्स और रिसीवर के बीच में जितना डिस्टेंस हम लोग कम रखेंगे उतनी ही जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी रेडिएशंस की। सो जो आपकी ये थर्मल रेडिएशंस हैं या इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, दे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दे ऑल्सो एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ द लाइट रेडिएशंस। अब हम बात करते हैं कि जो लाइट रेडिएशंस हैं और थर्मल रेडिएशन है वो सेम ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी वेवलेंथ का डिफरेंस है। जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो किसी और वेवलेंथ रेंज के अंदर लाई करती हैं, जो आपकी विजिबल लाइट है उसकी जो रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, वो डिफरेंट है। तो इसी जो वेवलेंथ रेंज या वेवलेंथ डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि जो रेडिएशंस है वो थर्मल रेडिएशंस है या लाइट रेडिएशंस है। ठीक, तो थर्मल रेडिएशंस के लिए हमारी वेवलेंथ रेंज होती है 700 नैनोमीटर टू 1 mm, और जो विजिबल लाइट के लिए होती है वो क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर लगा सकते हो आप, या हम कह सकते हो कि 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर्स टू 7.5 × 10⁻⁻⁷ मीटर्स।